हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि सीटेट के 2011 से लेकर 2021 तक जितने भी प्रश्न हुए हैं उनको विद सॉल्यूशन मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, जिसमें मैंने 2021 के ईवीएस और बाल विकास और का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करा दिया। आज मैं आपके लिए 2011 का प्रश्न पत्र लेकर आई हूँ। देखिए इसमें आपको 2011 के संपूर्ण क्वेश्चन अवेलेबल हैं, चाहे वो मैथ के हों, इंग्लिश के हों, हिंदी के हों या फिर संस्कृत के हों। परंतु दोस्तों, मैं इसमें आपको ऑप्शनल में से इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत के जो 3 ऑप्शनल हैं उसमें से मैं आपको हिंदी का सॉल्व कराऊंगी। बाकी आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। 2011 में आया हुआ जो पहला प्रश्न है वो है, प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी कि जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है, उस दौरान बच्चा सबसे बेहतर किससे सीखता है, मतलब सीखता है तो कैसे सीखता है? अमूर्त तरीके से, चिंतन द्वारा तो नहीं, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। तो 2 साल के बच्चे को भाषा का कोई ज्ञान ही नहीं होता, आप उसे कोई भी भाषा बताइए उसे समझ में नहीं आएगा। तीसरा दिया इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो यह बिल्कुल सही जवाब है कि 2 साल तक का जो बच्चा होता है, जन्म से 2 साल तक का, वो अपनी इंद्रियों से ज़्यादा सीखता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, अगर छोटा बच्चा किसी चीज़ को छूता है और उसे एहसास होता है ये गर्म है, उसकी इंद्रियां उसे बताती हैं ये गर्म है, तो वह बच्चा उस चीज़ के पास दोबारा नहीं जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, अगर छोटे बच्चे को आप एक डॉक्टर के पास ले जाइए, डॉक्टर उसे सुई लगा दे तो वह डॉक्टर की डिस्पेंसरी की तरफ जाते ही रोने लगता है, तो उसकी इंद्रियां उसे एहसास कराती है कि यह हमारे लिए खतरनाक है या हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब है आंसर 3। दूसरा प्रश्न है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो इसका सही जवाब है किशोरा अवस्था के दौरान, यानी सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किशोरा अवस्था के दौरान होता है। इस अवस्था में किशोरों में समूह निर्माण की प्रवृत्ति, मैत्री भावना का विकास, सामाजिक गुणों का विकास, समूह के प्रति भक्ति, सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास, बहिर्मुखी प्रवृत्ति आदि का विकास होता है, जो समाजीकरण की प्रक्रिया को समृद्धि, गहन और जटिल बनाते हैं। तो इसका सही जवाब है आंसर डी। तीसरा प्रश्न है, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक की संरचना माना जाता है, यानी कि बी जो इसका है वो बिल्कुल सही जवाब है। चौथा है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंध है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आंसर सी, यानी संज्ञानवादी। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के संज्ञानवादी सिद्धांत से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सीखने के संज्ञानवादी सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी उद्दीपक के प्रति मात्र अनुक्रिया ही नहीं करता, बल्कि वह सीखने के लिए अपनी सूझ या अंतर्दृष्टि का प्रयोग भी करता है। यानी कि अगर आप उसे कुछ सिखाना चाह रहे हैं, जैसे मैं आपको यह सॉल्यूशन सॉल्व करा रही हूँ, तो आप केवल मेरी कही हुई बातों को ही नहीं सुनेंगे, बल्कि अपना दिमाग भी दौड़ाएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अपनी सूझ और अपनी समझ से उसको सीखने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? तो जो शिक्षण के लिए समझ को प्रदर्शित नहीं करता, वो विद्यार्थियों को एकांकी तत्वों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना, उनकी समझ या सूझ को विकसित नहीं करता, यह मात्र रहने पर बल देता है, इसलिए यह समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो ऑप्शन डी जो है या बी इसमें बिल्कुल सही जवाब है। छठा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो ये हमेशा सफल होते हैं। ये जो विशेषता है यह बच्चों के लिए सही नहीं होता। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए यह सही नहीं है कि वे हमेशा सफल होते हैं, क्योंकि अभिप्रेरित होना यह बालक को किसी कार्य के प्रति उत्साह प्रकट करता है, ना कि सफलता को निश्चय करता है। अतः विकल्प सी जो है वह सत्य नहीं है। इसमें आपको कहा जा रहा है कि जो बच्चे अभिप्रेरित होते हैं वो बार बार सफल होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उत्साहित होंगे लेकिन बार बार सफल होंगे, ये बिल्कुल नहीं है।
7वां प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। तो प्रतिभाशाली बच्चों को योग्यता की उपलब्धि के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसको कक्ष से अलग बैठाकर उसे समीक्षाओं को दूसरे कक्ष में बैठाया जाए, समकक्षियों को। तो यह बिल्कुल नहीं ज़रूरी है। आप खुद से सोचिए, अगर कोई बच्चा प्रतिभाशाली है तो क्या आप उसे अलग से टीचिंग देंगे? अलग से टीचिंग उसके लिए एक एफर्ट हो सकता है, उसे और ज़्यादा प्रतिभाशाली बना सकता है, लेकिन एक शिक्षिका का यह कर्तव्य नहीं है। वो शिक्षिका उन्हीं बच्चों के बीच उन्हें बैठाएगी और वह बच्चा उन्हीं में से अपनी प्रतिभा को निखारेगा। अगला प्रश्न है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर पठन कठिनाई का नहीं है। तो इसका सही जवाब है आंसर ए, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता है। तो आत्मनियम का आशय है, आत्मनियम क्या होता है, इसका जो आशय, इसका जो अर्थ है वह है शिक्षार्थी स्वयं से अपने अधिगम यानी अपने सीखने, अधिगम मतलब होता है सीखना, अधिगम का परीक्षण करके सीखने की योग्यता रखता है। आत्मनियम यानी अपने आप से सीखना, स्वल्फ मतलब सेल्फ डिपेंड होना, ये आत्मनियम कहलाता है। यानी आप खुद से सीखो, खुद से किसी चीज़ को सीखना ही आत्मनियम होता है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता है। तो व्यवहार का अध्ययन सीखना है या किसी भी प्रकार से सीखने का लक्षण नहीं है, क्योंकि व्यवहार का जो अनुकरण है, व्यवहार का जो अनुकरण करके उसे सीखा जाता है, ना कि व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यवहार से आप किसी चीज़ को सीख सकते हैं, उसे पढ़ थोड़ी ना सकते हैं। अगर आप दूसरे को देख रहे हैं तो आप कहेंगे उसका व्यवहार अच्छा है, उसका व्यवहार बुरा है, तो वो उसको देख के आप सीख रहे हैं, ना कि आप किसी बुक में पढ़ रहे हैं। 11वां क्वेश्चन है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद। रचनावाद का सिद्धांत शिक्षार्थियों को दुनिया के बारे में सोच विचार कर अपना दृष्टिकोण निर्मित करने की भूमिका पर बल देता है। तो आंसर नंबर डी इसका सही जवाब है। 12 है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पारस्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो, यानी कि जो लेटरल चिंतन करता हो, यानी कि अपने उसको कोई प्रॉब्लम हो गई तो वह उसे अपने मन से, अपने चिंतन से, अपने विचार से उसका समाधान निकाल ले, उसका सॉल्यूशन निकाल ले, वो सृजनात्मक शिक्षार्थी कहलाता है। अगला प्रश्न है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। तो अवधारणाओं का जो विकास है वह मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है, क्योंकि किसी भी अवधारणा को सोचने के लिए उसकी छवि मस्तिष्क में बनानी पड़ती है, जिससे उसके बारे में सोचकर अपनी अवधारणा प्रकट की जा सकती है। जैसे लेखक होते हैं तो वह किसी चीज़ को सोचेंगे तो पहले वो अपने दिमाग में उसकी छवि बनाएंगे कि वह व्यक्ति ऐसा होगा। जैसे भगवान की छवि पहले आप अपने मन में बनाते हैं, फिर उसके बारे में एक एक चीज़ आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। तो इसका जो बौद्धिक विकास से अवधारणाओं का जो मुख्य विकास है वह बौद्धिक विकास का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो विकास की दर, जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं उनके विकास की दर जो होती है वह एक दूसरे से भिन्न होती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक बालकों और बालिकाओं के विकास का अपना एक स्वयं स्वरूप होता है। इसमें सामाजिक, शारीरिक, मानसिक आदि विकास भिन्न भिन्न होती है। आप खुद देखिए अपने समाज में, अपने घर में, आप अगर 2 भाई बहन हैं तो दोनों के विकास का दो मतलब कोई ज़्यादा डेवलप कर रहा है, कोई कम डेवलप कर रहा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई कमज़ोर है। तो इस विकास की जो दर होती है वो अलग अलग होती है। अगला है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन किसका है? यह कथन क्या है? मतलब बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। आप प्रश्न को फिर से पढ़िए, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो बिल्कुल सही है, अगर आप एक बच्चे का विकास चाहते हैं तो सबसे पहले उसका शारीरिक विकास होना चाहिए। अगर उसका दिमाग स्वस्थ है, उसका शरीर स्वस्थ है, तभी तो वो किसी चीज़ में उसका मन लगेगा। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो उसका कहीं भी मन नहीं लगेगा। तो यह बिल्कुल सही है, शारीरिक विकास से अन्य विकास भी संभव हो सकता है। लेकिन अगर खुद बच्चा बीमार है तो वह पढ़ेगा क्या, एक्टिविटी क्या करेगा, खेल कूद में क्या पार्टिसिपेट करेगा? तो इसलिए सबसे ज़रूरी जो है वह शारीरिक विकास है। अगला प्रश्न है, इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग करता है। आप क्या करेंगे?
देखिए, आप किसी प्रश्न को 2 बार पढ़िए, फिर उसके उत्तर को ध्यान से पढ़िए, फिर टिक करिएगा, क्योंकि उसके प्रश्नों में ही बाल विकास और मनोविज्ञान का जो आंसर है वो उनके प्रश्नों में ही छिपा रहता है। इसलिए इसके प्रश्नों को पढ़ने को ध्यान से पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आते हुए हमारे नंबर को भी कम करा देते हैं, क्योंकि उसमें नहीं दिया रहता है और हम जल्दबाजी में प्रश्न को पढ़ते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए प्रश्न को अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो देखिए, यहाँ पर 16वें नंबर जो प्रश्न में है वहाँ पूछा गया है, इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जे को देखने के लिए उन्हें अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करके उसकी ऊर्जा को नई दिशा, मतलब अगर आपके घर में कोई बच्चा है, वह खिलौने को तोड़ रहा है और उसके पुर्जे को देख रहा है, अगर आप उसे एक दिशा दे देंगे, आप उसे बता देंगे कि हाँ, ये खिलौना कैसे बनता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ लगी है, उसके जिज्ञासा जो उसके अंदर जानने की इच्छा है उसे आप एक नई दिशा दे देंगे, तो उससे उसका मानसिक विकास होगा और उसका दिमाग जो है सही दिशा में लग जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके माध्यम से शिक्षक बच्चों की रुचियों, व्यवहारों, संवेगों आदि को सही दिशा में निर्देशित कर सकता है। उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपने शिक्षण शैलियों का निर्माण करता है, एवं उन्हें प्रभावी रूप से संचालित कर सकता है। तो ये बिल्कुल सिंपल बात है। जो बाल विकास का क्वेश्चन है वो हम अपने आसपास से बहुत ज़्यादा सीखते हैं। अगर आप एक बच्चे के बीच में रह रहे हैं, या फिर आप अध्यापक हैं, या फिर आप कोचिंग, ट्यूशन कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो आप बाल विकास के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अपने आप से ही सॉल्व कर जाएंगे। केवल आपको एक बार देखने की ज़रूरत है। आपको मैं फिर से रेफ़र कर रही हूँ कि अगर आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं तो 2011 से लेकर 2021 तक के सारे बैक ईयर पेपर आप एक बार ज़रूर देखिए, उनका विद सॉल्यूशन, क्योंकि सब क्वेश्चन लगभग मिलते जुलते ही आते हैं। तो इसमें देखिए कहा गया है, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है, शिक्षक की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। देखिए, अगर आप बच्चे के विकास के बारे में अच्छे से समझ रहे हैं तो आप बच्चे के व्यवहार, रुचि आपको पता है, तो आप उसको एक सही दिशा दे सकते हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि अगर बच्चा खिलौना तोड़ रहा है, पुर्जे को देख रहा है, तो आप उसे उसके पुर्जे के बारे में बताकर, या खिलौना कहाँ बनता है, कैसे बनता है, इसमें किन किन चीज़ों का उपयोग हुआ है, तो आप उसे एक नई दिशा दे सकते हैं। तो आप बच्चे का व्यवहार जानकर उसे नई दिशा दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर है क्वेश्चन, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका क्या अर्थ है? तो प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका आशय यह है कि प्रत्येक शिक्षार्थी किसी न किसी विषय में योग्य होगा, अर्थात कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभा में एक समान नहीं हो सकते। देखिए, क्लास में अगर 10 बच्चे हैं तो उनकी अलग अलग रुचियाँ होंगी। किसी को इंग्लिश पसंद है, किसी को हिंदी पसंद है, किसी का मैथ अच्छा है, तो किसी को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो किसी को प्लेइंग में इंटरेस्ट है। सबका अलग अलग इंटरेस्ट है, तो वो सब एक दूसरे से विशिष्ट होते हैं, सब अपने आप में विशिष्ट है। सबकी अपने जो जो क्षेत्र है, जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, जिसकी जिस क्षेत्र में रुचि है, वह उसमें विशिष्ट है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, यानी औरत और पुरुष में मतभेद करता है, लैंगिक मतभेद करता है। तो लैंगिक भिन्नता को यह प्रदर्शित कर रहा है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा बुद्धिमान, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्त्रियां हमारे देश में कितना आगे जा चुकी हैं। आप देखिए, सुनीता विलियम, बहुत पहले से देख लीजिए, किसी को भी आप देख लीजिए, स्त्रियां भी अपने आप में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होती हैं। मदर टेरेसा को देख लीजिए। ये केवल लैंगिक भिन्नता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो यह मतलब किसकी तरफ संकेत कर रहा है? तो ये सीखने का आकलन, मतलब अगर कोई टीचर है अपने शिक्षार्थी को, या क्वेश्चन 2021 में भी आया है घुमाकर, इसलिए आप 2021 का सॉल्यूशन भी हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है। किसी भी प्रकार के शिक्षार्थी को अगर आप घुमाने ले जा रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण करा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उस क्षेत्र के बारे में उसे नॉलेज होगा। फिर आप घर आके पूछेंगे कि आपने, मतलब कॉलेज में आके पूछेंगे आपने क्या क्या देखा, कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी, तो उसके बारे में आप उसको आकलन करा रहे हैं, उसको याद दिला रहे हैं, वो चीज़ें वो कभी नहीं भूल पाएगा। तो इसका सही जवाब है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो प्रतिवर्ती का जो विकास है, प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। प्रतिवर्ती शब्द का आशय है पुनः आरंभ करना, और मानव विकास एक बार परिपक्वता प्राप्त करने पर पुनः आरंभ नहीं करता। जैसे आप अपने ऊपर ले लीजिए, हर स्टूडेंट की ये कहानी होती है। आप सोचेंगे कल से मैं फिर से अपने आप को स्टार्ट करूँगी, मैंने जो कुछ भी पढ़ा वो भूल के मैं नए तरीके से अपने आप को पढ़ना है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाते हैं। 2 दिन 4 दिन पढ़ेंगे फिर वो आप छूट जाता है। इसलिए मानव विकास का जो क्रम है वो पुनः आरंभ करना नहीं है। आप जो एक बार सीख जाते हैं, जिसमें परिपक्व हो जाते हैं, उसे दोबारा सीखने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो इसका सही जवाब आंसर है प्रतिवर्ती क्रिया जो है वो मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। इसका सही जवाब है नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चे को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। आंसर बी। फिर 23वां है, इनमें से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखने के बारे में, तो सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। फिर हम मूल्यांकन यानी असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो यह भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। 2021 में पूछा गया। इसका सही जवाब है मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वह सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। मैंने आपसे कहा 2011 से लेकर 2021 तक के अगर आप पेपर को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे लगभग क्वेश्चन मैच करता हुआ आता है। तो आपको एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लेना है। यह भी क्वेश्चन आपको 2021 में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये 2011 का मैं सॉल्व करा रही हूँ। देखिए, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और समस्या अन्वयन में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि तो इसका सही जो जवाब है वो है ऑप्शन डी। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्धि बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। यानी सृजनात्मक का तात्पर्य नवीन विचारों से है, नए विचारों से है। नवीन विचार स्वतंत्रता के वातावरण में ही आते हैं। सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक है कि छात्रों से मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाएं ताकि बालक स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों में नवीन आयामों का समावेश कर सके। यानी कि अगर आप उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार देंगे, अगर आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो किसी भी टॉपिक पे बालक को उस टॉपिक पे बोलने की अनुमति देंगे, बच्चों को डरा के धमका के नहीं रखेंगे, तो वह अपने नए विचार आपके सामने प्रस्तुत करेगा। इसलिए बच्चों को हमेशा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न यानी सृजनात्मक उत्तरों को देने की आवश्यकता होती है, नवीन विचार जिससे वो अपने प्रकट कर सके। इसका सही जवाब है ए। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थियों को किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? तो शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बल्कि आपको उसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि उस प्रश्न के उत्तर को पढ़कर उन्हें समझने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कभी भी रटन प्रणाली को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, रटाना नहीं चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें समझाकर उसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? रचनात्मक आकलन के लिए तो प्रश्नोत्तरी और खेल रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, या बाल विकास और मनोविज्ञान का आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब है डी। विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। फिर आप जो भाग 2 देख रहे हैं इसमें हिंदी है। आपको बता दें सीटेट में हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश 3 वैकल्पिक होते हैं। इसमें से आपको किसी एक को चुनना होता है। तो दोस्तों मेरा जो वैकल्पिक है वो हिंदी है, तो मैं आपको हिंदी के प्रश्न सॉल्व कराऊंगी। बाकी आप देख लीजिएगा एक बार हमारे पीडीएफ से, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। हिंदी का जो पहला प्रश्न है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कविता दी गई हुई है, इसे आपको पढ़ना है और उसमें से आपको आंसर को खोज कर लिखना है। देखिए, जग जीवन में जो चिर महान, ये क्लास 5th या 6th की कविता है।
सौंदर्यपूर्ण और सत्यप्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानो हित हो समान, मिले जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे वह संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कवि ने चिर महान किसे कहा है, आपको बताना है कि चिर महान किसे कहा गया है। तो दी गई पंक्ति में कवि ने चिर महान किसको कहा है, मानव को, यानी जग जीवन में जो चिर महान, यानी जो मानव है वह जग जीवन में जो मानव महान है, सौंदर्यपूर्ण और सत्यप्राण। इसका सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है। तो कवि एक ऐसा प्रकाश बनना चाहता है जिसमें सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाते हैं। वह कहता है कि हे ईश्वर, हमें वह शक्ति और प्रकाश मिले जिसमें जीवन के सभी भय, संशय और अंधकार दूर हो जाए। तो इसका सही जवाब है आंसर सी। अगला है कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग किया है। तो कवि समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करता है, अखिल मतलब विश्व के समस्त व्यक्ति। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला है कविता में किस अंश में तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है। तो छूटे भय, संशय, अंधभक्ति, इसमें ये जो लाइन है इसमें जो है ये तर्कहीन आस्था का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कवि ने कविता की पंक्तियों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया है। क्योंकि कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं ऐसा बनूं भगवान, वो भगवान से ऐसा कह रहा है, ना कि वो ऐसा है, इसलिए उसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया है। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग इच्छा सूचक वाक्य के लिए किया जाता है। अगला है कविता का मूल भाव क्या है। तो कविता का मूल भाव कल्याण है। तो इसका सही जवाब है डी, क्योंकि उपरोक्त कविता में सुमित्रानंदन पंत जी ने मानव के कल्याण और उसको भय मुक्त तथा अंधभक्ति से बचाने की कल्पना की है। अगला आप देख रहे हैं यहाँ पर एक गद्यांश लिखा हुआ है, इसको पढ़कर आपको इसमें से आंसर निकालना है। मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ, गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा। आपको पैराग्राफ सॉल्व करने के लिए जो 1 से लेकर 8th तक के एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। सारे पोयम और गद्यांश पढ़ने, उन्हीं में से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ये जो गद्यांश दिया हुआ है इसका पहला प्रश्न जो पूछा उसमें पूछा बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नानी अंडे कीड़े शब्दों का प्रयोग किया क्योंकि इसका सही जवाब है डी। 38 इसमें अनुच्छेद से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे संप्रेरण के लिए कथ्य के मुख्य प्रयोग, इसका सही जवाब है बी। 39 टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों को कीड़े कहना इस ओर संकेत करता है कि, इसका सही जवाब है डी। अगला है 1.5 साल का बच्चा अंडा नहीं बना पाया, यह बात किस ओर संकेत करता है। तो उसका अभी अपने हस्त संचालन की गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया। आंसर सी। रेखाओं को बच्चे के कीड़े कहा, बच्चा वृत्त को क्या कह सकता है। तो इसका सही जवाब जो है, एक मिनट रुकिएगा, इसका सही जवाब है ए, बच्चा वृत्त को चूड़ी कह सकता है। अगला है उतने सवेरे पद में उतने शब्द किस ओर संकेत करता है। तो सवेरे की ओर, सवेरे का वह समय जिसमें बजे लेखिका को उठने की आदत है, उतने इसकी ओर संकेत करता है। अनुच्छेद में मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। तो मिश्रित वाक्य का जो उदाहरण है ऑप्शन सी, मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े, या मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। अगला है उसका चेहरा खुशी से दमक उठा, वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर कौन सा मुहावरा आएगा। उसका चेहरा खुशी से दमक उठा, वाक्य में रेखांकित अंश जो है वो खुशी से दमक उठा के लिए उपयुक्त मुहावरा खिल उठा, यानी दमक उठा यानी खिल उठा। अगला है इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या, वाक्य में कुछ शब्द है। तो इस वाक्य में कुछ शब्द अनिश्चय वाक्य सर्वनाम है। खाने पीने तौलने नापने की वस्तुओं के लिए परिणाम वाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। इसमें 2 भेद हैं, निश्चित परिणाम और अनिश्चित परिणाम वाचक। अगला है प्रश्न, ये आपको बस इतने ही आपको उस सेंटेंस से दिए हुए हैं, आगे जो है वो अलग दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। आपको इसमें से उचित विकल्प, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं इसका सही उचित विकल्प क्या है, वो है भाषा सीखने की त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है, क्योंकि सीखना एक सतत परिपक्वता की ओर अग्रसर प्रक्रिया है। बालक जितना सीखने का प्रयास करेगा उससे सीखने की त्रुटियां उतनी ही कम होती जाएंगी। कोई भी है अगर सीखने का प्रयास ज़्यादा करेगा तो उसकी जो त्रुटियां हैं वह धीरे धीरे कम होती जाती हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसका सही जवाब है संदर्भ अनुसार
व्यवहार अर्थ ग्रहण करना, ऑप्शन डी। सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह किस ओर संकेत करता है? तो सुलेखा के द्वारा पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा जाना इस बात की ओर संकेत करता है कि वह अक्षर पहचानने की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, क्योंकि यदि बच्चे पाठ को पढ़ते हैं तो कई जगह शब्द की जगह अर्थ का उच्चारण करते हैं, जैसे जीवन और जिंदगी दोनों का मतलब एक ही है, तो आप उसके अर्थ को समझते हुए पढ़ रहे हैं। इसका सही जवाब है डी। अगला है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? तो यह नाओम चास्की एक वैज्ञानिक है, उनके अनुसार जो बच्चे हैं वो भाषा सीखने की क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं। अगला है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? तो मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग उसके व्यवहारीकरण नियमों की जानकारी न होने की तरफ संकेत करता है, क्योंकि ये जो भाषा है यह बिल्कुल सही नहीं है, तो उसके जो नियम है वो नहीं जानती है, इसलिए वो गलत भाषा का उपयोग कर रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है? तो बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। अगर आप बच्चों को लिखित मतलब कोई टेस्ट ले रहे हैं और उसमें बच्चों को दे रहे हैं सॉल्व चेक करने के लिए, मतलब दूसरे बच्चे का दूसरे बच्चों को दूसरे बच्चों, तो उसको पढ़ता है और उनकी कमियों को देखता है, तो उसे अवलोकन करता है, उसकी रुचियां और जानकारी दोनों ही बढ़ती है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। फिर है, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि तो इसका बच्चे को सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराने के लिए लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान देना चाहिए, क्योंकि लोकगीत हमारे देश एवं संस्कृति के परिचायक हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से, पाठ पढ़कर अगर आप बच्चों से प्रश्न बनवाएंगे तो उससे क्या होगा, इसमें कौन सा जवाब है? तो पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से पढ़ा है, यानी समझा है। अगर आप कोई भी लेसन बच्चे को दे रहे हैं और कहेंगे कि इससे जितने भी प्रश्न आपसे बन सकते हैं वह प्रश्न बना कर लाइएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चा उस लेसन को पहले 1 बार 2 बार 3 बार बहुत ही सावधानी से बहुत ही ध्यान से पढ़ेगा, फिर वह उससे प्रश्न निकाल पाएगा। आपको यह पता चल जाएगा कि बच्चे ने कितने मन से इस प्रश्न को पढ़ा है। 1 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? तो देखिए प्रश्न दिया है, इसका सही जवाब है, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में यह कहना कि सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है उचित तर्क नहीं है, जबकि भाषा की कक्षा कहानी कथन से बच्चों के शब्द भंडारण में विकास होगा तथा उन्हें भाषा सुनने के परिवेश के साथ साथ उनके अवलोकन की क्षमता का भी विकास होगा, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, एल.एस. इवागोस्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है। जो एल.एस. इवागोस्की हैं वो कहते हैं कि भाषा एक अर्जित योग्यता है। इवागोस्की एक मनोवैज्ञानिक था जिसने बालकों के सामाजिक विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें बताया जाता है कि बालक के विकास में समाज का क्या योगदान है और उसमें किस प्रकार का परिवर्तन आया है। वह कहता है, यह जो वैज्ञानिक है वह कहता है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, सही नहीं है, जबकि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, क्योंकि भाषा अर्जन से आशय है हमने क्या सीखा और भाषा अधिगम से तात्पर्य है हम क्या सीख रहे हैं। हमारा भाषा प्रवेश जितना संबंध और विस्तृत होगा उतना ही हमें भाषा सीखने में सरलता होगी, तो इसका सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, या आप प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि नहीं वाले जो प्रश्न होते हैं वो हमारा आता हुआ प्रश्न भी गलत करवा देते हैं एग्जाम में। हम जल्दी जल्दी में प्रश्न को पढ़ते हैं और उत्तर देखकर टिक मार देते हैं, जिसमें हम नहीं को ध्यान नहीं दे पाते हैं। दिया है, इसके ऑप्शन को आप ध्यान से सुनिए। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है?
भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। तो यह बिल्कुल सही है कि भाषा अर्जन मतलब भाषा को ग्रहण करना और भाषा अधिगम यानी भाषा को सीखना, दोनों में अंतर होता है, बिल्कुल सही है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, यह बिल्कुल गलत है। तो यही सही नहीं है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में भाषा शिक्षण में केवल भाषाई सुंदरता पर ही बल रहता है, कथन सही नहीं है, बल्कि भाषा अधिगम के साथ साथ अन्य विषयों के अध्यापन में भी सहायता होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, मतलब सही नहीं होते हुए भी यह ऑप्शन में सही है। अगला प्रश्न है, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? तो एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के लिए भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, क्योंकि जब तक बच्चे को भाषा सीखने का समुचित वातावरण नहीं मिलेगा तब तक भाषा सीखने की सहज स्थिति नहीं बन सकती। तो भाषा परिवेश का निर्माण होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है भाषा सीखने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला है, स्वलीन विकार में बच्चा यानी ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा क्या होता है, उसके साथ क्या होता है? तो बच्चा जो वो सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। इसका सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण का संप्रेरक उपागम। तो इसका सही जवाब है बी। भाषा शिक्षण के संप्रेरक उपागम संदर्भ में भाषा प्रयोगों की कुशलता पर बल देना भाषा शिक्षण का संप्रेरक उपागम है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है? तो प्रत्यक्ष विधि। भाषा शिक्षण की जो प्रत्यक्ष विधि है वह मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है और प्रत्यक्ष विधि मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है। उम्मीद है आपको यहाँ तक के प्रश्न समझ में आए होंगे। दोस्तों अगला जो आपका प्रश्न है वो है इंग्लिश। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत 3 वैकल्पिक होते हैं, मैंने आपको बताया। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ से आपको यह PDF मिल जाएगा और आपको 2011 से लेकर 2021 तक के संपूर्ण प्रश्न को देखना है विद सॉल्यूशन। उन्हें ध्यान से पढ़ना, 1 से 2 बार अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो मैं आपको चैलेंज के साथ कहती हूँ आप 90% प्रश्न अच्छे से सॉल्व करके आएंगे। कोई आपको रोक नहीं सकता है पास होने से, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से ही। मैं आपको इंग्लिश नहीं सॉल्व कराऊंगी, संस्कृत नहीं सॉल्व कराऊंगी, मैथ भी नहीं सॉल्व कराऊंगी। मैं आपको PDF दे दूंगी जिसमें से आप अपने आप से सॉल्व कर लेंगे। आगे जो EVS का क्वेश्चन है वह मैं आपको सॉल्व करा दूंगी। दोस्तों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यह मैं बहुत मेहनत से आपके लिए प्रश्न बना रही हूँ। वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, हमारी मेहनत को सार्थक करने के लिए आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए मैथ और EVS के क्वेश्चन एक में मिलते जुलते आ गए हैं, तो जो इसमें से सॉल्व कराने वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करा देती हूँ। देखिए यहाँ से मैथ आ गया है। पहले का जो पैटर्न था वो कुछ और था और अब का जो पैटर्न है वो कुछ और है। दोस्तों पहले के पैटर्न में जैसा आप देख रहे हैं कि मैथ और साइंस एक ही में दे दिया, लेकिन अब जो है वो EVS अलग है और मैथ अलग क्वेश्चन आता है। तो आप 2011 में देखिए, इसको आप खुद से देख लीजिएगा। उम्मीद है यहाँ तक का वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।